चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का अपना आगे का जो अध्ययन कार्य है वो शुरू करते हैं। ठीक है। इकाई 1 सजीव जगत की विविधता, जो हम पिछले 2 कक्षाओं से पढ़ रहे हैं, इसी अध्याय, इसी इकाई और इसी अध्याय मतलब अध्याय 1 सजीव जगत का ही हम अब अपना अगला शीर्षक लेते हैं। आज का शीर्षक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कॉमन सा शीर्षक है, जो एक प्रश्न के रूप में है, सजीव क्या है। तो आज का हमारा शीर्षक है सजीव क्या है ना। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है ना, कि जीवों अर्थात जीवितों सजीवों के अध्ययन का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। तो यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न उठ के आता है कि सजीवों का अध्ययन तो जीव विज्ञान है, लेकिन सजीव या जीव हैं क्या। तो यही इसी प्रश्न के उत्तर पर हम आज आ रहे हैं। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन एवं संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, उन्हें सजीव कहते हैं, उन्हें हम जीवित कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन एवं संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, उन्हें हम जीवित कहते हैं, सजीव कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम अपने इसी के अगले शीर्षक पर आ रहे हैं, जो है सजीवों के गुण या अभिलक्षण। तो अब हम बात करेंगे कि सजीवों में कौन से गुण या लक्षण पाए जाते हैं। तो सजीवों के गुण या लक्षणों में सबसे पहली चीज, जो भी सजीव है, जो भी जीवित है, उसका हर एक का आकार और आकृति हमेशा निश्चित होती है। ठीक है। आप कोई भी जीव देख लीजिए, आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप इंसान है ना। तो एक कॉमन इंसान जो है, सामान्य जो इंसान है, मानव है, उसके शरीर का जो संरचनात्मक संगठन है वो लगभग एक जैसा होता है ना। आकार और आकृति उसकी निश्चित होती है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जो भी है, उन सब का आकार आकृति निश्चित रहती है। ठीक है। दूसरी चीज हम आते हैं, विशिष्ट रासायनिक संगठन। जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवित हैं, उन सभी में विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। मतलब उनके शरीर में जो रसायन पाए जाते हैं वो हमेशा विशिष्ट प्रकार के होते हैं और निश्चित होते हैं, है ना। और तीसरी चीज, जीव द्रव्य। सभी सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है, और सजीव की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जीवों में होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन्हें जैविक क्रियाएं कहा जाता है। तो सजीव की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो इसी जीव द्रव्य के भीतर होती है। ठीक है। अगले टॉपिक पर आते, वो है, अगले बिंदु पर आ रहे हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोई भी जीव हो, उसका जो शरीर है वो अत्यंत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। और जीव के जितनी भी क्रियाएं हैं, जीव की जो संरचना है, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है, ये दोनों ही चीजों की जो इकाई है वो कोशिका होती है ना। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोई भी जीव हो वो उसकी कोशिका होती है। कोशिका से बनता है, कोशिका से बना होता है, कोशिका से क्रियाएं शुरू होती हैं या कोशिका में क्रियाएं होती हैं। ठीक। तो नेक्स्ट बिंदु पर बात करें तो यह है उपापचयी क्रियाएं। सभी जीवों में अनिवार्य रूप से उपापचय की क्रिया होती है। अब बात आती है कि ये उपापचय क्या है ना। तो उपापचय जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उपचय और अपचय, है ना। उपचय और अपचय। ठीक है। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा
कार्बोहाइड्रेट जैसे रसायनों का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हुई? उपचय क्रिया हुई, निर्माण हो रहा है ना। तो जिसमें सरल से जटिल का निर्माण होता है वो उपचय क्रिया है। अपचय, आप में, हम में श्वसन की क्रिया होती है, हमारी कोशिकाओं के अंदर श्वसन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूपों का दहन होता है और हमें अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो श्वसन है ये क्या हुआ? अपचय हुआ। ठीक है, तो उपचय क्या है? निर्माण की क्रिया है, और अपचय क्या है? विघटन की क्रिया है। और इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहा जाता है। तो जितने भी जीव हैं उन सभी में अनिवार्य रूप से उपापचय की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट, गमन एवं गतिशीलता। गमन एवं गतिशीलता, ठीक, जितने भी सजीव हैं वो अपने स्थान को बदल सकते हैं। मैं अपने स्थान को बदल रहा हूं, है ना। तो ये जो क्रिया है ये गमन और गतिशीलता कहलाती है। जितने भी जीव हैं वो गति कर सकते हैं, अपने स्थान को बदल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें बात आती है पेड़ पौधे, जो विभिन्न वनस्पतियां हैं वो भी जीवित हैं, लेकिन वो अपने स्थान को बदल नहीं सकते। आम का पेड़ जहां लगा है वहीं खड़ा रहता है ना। तो ये अपवाद है। जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी गति पाई जाती है। हम अगले शीर्षकों में बात करेंगे कि पौधों में किस प्रकार की और कहाँ कैसी गति होती है। लेकिन सामान्य गति जिसे हम जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, ये गतिशीलता पादपों में, पेड़ पौधों और वनस्पतियों में नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु है हमारा वृद्धि एवं विकास। जब सभी सजीव एक निश्चित दर से, निश्चित प्रकार से वृद्धि करते हैं और विकास करते हैं। ठीक है, आप में भी वृद्धि हो रही है, आपका भी विकास हो रहा है। सभी आपने आसपास के जितने भी जीव हैं उनको आप देखिए, उनमें लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पतला व्यक्ति मोटा हो रहा है, मोटा व्यक्ति पतला हो रहा है, जवान है बूढ़ा हो रहा है। ये सब क्या है? वृद्धि और विकास है। ठीक है, तो सभी में वृद्धि एवं विकास का गुण होता है। नेक्स्ट बात, संवेदनशीलता। ये भी जीवों का एक बड़ा विशेष लक्षण है ना। जितने भी जीव हैं उन सभी में उनके स्वयं के शरीर में होने वाले या वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जो उद्दीपन होता है उसे संवेदनशीलता कहते हैं, है ना। ठंड में हमारा शरीर अलग प्रकार से क्रिया करने लगता है। ठीक है, अंदर जो है भूख लगी तो हमारी प्रतिक्रिया अलग होती है। ठीक है, तो ये जो अनुक्रिया करने की क्षमता है यही संवेदनशीलता है। हर एक जीव में संवेदनशीलता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है समस्थापन। ये भी एक बड़ा विशेष शीर्षक है। आप सब जानते हैं बेटा कि हमारे शरीर में लगातार जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, हम लगातार भोजन ग्रहण करते हैं समय समय पर, और मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन भी लगातार करते रहते हैं। ठीक है, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चलती रहती है जीव के जन्म से लेकर आगे तक, आगे वाले टॉपिक तक। लेकिन उसके बावजूद भी उसके शरीर का जो रासायनिक संगठन है वो निश्चित बना रहता है। ठीक है, तो क्रियाओं के साथ साथ जो रासायनिक संगठन है उसका निश्चित बना रहना ही समस्थापन कहलाता है। हर एक जीव में समस्थापन की क्रिया होती है ना। देखिए, जब कभी क्या होता है, आप बीमार पड़े, कभी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करा के आओ, है ना, यूरिन टेस्ट करा के आओ। और फिर उस ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है वो क्या आता है? आपका आरबीसी घट गया है, आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी बढ़ गया है। ठीक है, कुछ घट बढ़ गया, आप बीमार हो गए।
ठीक है। जब तक कोई जीव स्वस्थ है उसके शरीर का जो रासायनिक संगठन है वो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। जीव द्रव्य संगठन, रासायनिक संगठन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन का अर्थ है बीमारी, मतलब वह व्यक्ति बीमार हो गया। ठीक है, तो समस्थापन सभी जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिक पदार्थ। सभी जीवों का एक निश्चित अनुवांशिक पदार्थ होता है जो जीवन, उनकी पीढ़ी की जो निरंतरता है उसे बनाए रखता है। ठीक है, यही अनुवांशिक पदार्थ माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है, जिससे माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं। ठीक है, और जीवन की निरंतरता बनी रहती है, एक रूपता बनी रहती है। ठीक है, तो ये भी जीवों का विशेष लक्षण है। और अब आते हैं जीवन की अंतिम सीढ़ी जो है मृत्यु। ये जीवन का अनिवार्य सत्य है। ठीक है, कोई भी जीव हो, एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो जैविक क्रियाएं हैं, उसकी क्रियाएं हैं, वो धीरे 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 कम होने लगती और अंततः रुक जाती हैं। और जैविक क्रियाओं के, उसकी क्रियाओं के रुकने को ही मृत्यु कहा जाता है। तो मृत्यु भी जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, होना ही है ना, और जरूरी भी है। जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जितना जरूरी जन्म है उतनी ही जरूरी मृत्यु भी है। अगर मृत्यु ना हो तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, खाद्य पदार्थ आदि संसाधनों की कमी होने लगेगी, है ना, तो मृत्यु भी जरूरी है। ठीक, मृत्यु भी कई प्रकार की होती है, मतलब प्रकारों में से भी बांट दिया गया है आजकल। इस पर हम फिर आगे कभी जब अगले वीडियोस वगैरह लेंगे और फिर शीर्षक आएगा तो फिर इस चीज पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।